Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Now today let's start with our essays chapter number 1. Before I start explaining you essays chapter number 1, first of all let me give you some brief introduction of our essays which we are going to study in class 9 throughout the year. See students, this time total you are having 20 chapters. Now in that from first sem basically 8 to 9 chapters will be there. So, without wasting time, now let's begin with chapter number 1. It is written Rise of British Rule in India. By the way, what is the meaning of Rise of British Rule in India? से ब्रिटिशर्स हमारे देश में सबसे पहले तो क्यों आए वो हमें पता होना चाहिए. आने के बाद उन्होंने हमारे देश में क्या क्या किया. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स आर गिवन इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ. By the way, if any of you have textbook at your home, you may open your textbook and parallelly you can also go through this video. In between few important lines which are going to come, definitely I will let you know which you are supposed to underline if you have textbook. And if you don't have textbook, no need to worry as this is a live video you can see. So first line, since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. See, हज़ारों सालों से इंडिया की पोजीशन अपने आप में बहुत ही महान रही है. इंडिया वो देश है जिसको हम किसी भी कंट्री के साथ बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों? तो आपको पता है कि वंस अपॉन अ टाइम इंडिया को कौन से नाम से जाना जाता था. ऑफ कोर्स सोने की चिड़िया. यस, हमारा कल्चर अपने आप में महान है और ये वो देश है जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ बेसिकली मोर और लेस रिलीजियसली इनहेरिटेड. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. By the way, ये लोग इंडिया में आए क्यों? तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था ना वो था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? धन, दौलत, पैसे, गोल्ड, हीरे, जवाहरात. सेकंड, हमारा जो कल्चर था वो अपने आप में बहुत महान था. आज भी हमें घर पे सिखाया जाता है अतिथि देवो भव. इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमारे देश में कोई आता था हमने हमेशा उनको मान सम्मान के साथ उनका स्वागत किया है. नाउ देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड फॉर इंडियन स्पेसिस, मिल्क, मुस्लिम, सिल्क क्लोथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन यूरोपियन कंट्री. से हमारे यहाँ के मिर्च मसाले, मुस्लिम ये एक कपड़ा होता है स्मूथ, सिल्क क्लोथ यू नो, और इंडिगो इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डाई जो कपड़ों में इस्तेमाल की जाती थी. इट्स अ ब्लू इन कलर. ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ ज़बरदस्त इस्तेमाल करती थी और ये ऐसी चीज़ें थी जो हमेशा उनको कहाँ से मिल जाती थी आसानी से, तो हमारे देश में से, इंडिया में से. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of these routes was Istanbul, that is the Constantinople in Turkey. आखिर इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड कैसे होता था? तो इट वॉज हैपनिंग थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट, मतलब कि वो ज़मीन से रास्ते से भी आते थे और सी के ज़रिए भी आते थे. और ये जो रूट था इसका सेंटर पॉइंट कौन सा था? तो इस्तंबुल, जो कौन से नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टेंटिनोपल. कहाँ पर आया? तो इन टर्की. But after the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslim, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for the European. But unfortunately 1453 AD में कुछ टर्किश मुस्लिम थे जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया और उसके बाद उन्होंने ये जो सी रूट था उसको पूरी तरह से क्लोज डाउन किया. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द इंडियंस. अब ये यूरोपियन हमारे यहाँ के मिर्च मसाले के बिना बिल्कुल भी नहीं उनका चल सकता था. उसकी वजह से दे डिसाइडेड टू डिस्कवर सम न्यू सी रूट टू इंडिया. तो लिखा है द यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन. सो एन एरा ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी बिगेन. नाउ सी व्हाट इज गिवन फर्दर. लेट मी स्क्रॉल. Now discovery of sea route to India. Yes, now you can see. With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route. एक्चुअली पोर्टुगीज़ के जो किंग थे प्रिंस हैनरी, उन्होंने वहाँ के जो सेलर्स थे, जो लोग थे, उनको इंस्पायर किया, उनको एनकरेजमेंट दिया और उनको कहा कि आप नए रूट की तलाश करो, जो भी हेल्प चाहिए हम आपको देने के लिए रेडी है. इकोनॉमिक हेल्प मतलब क्या? फंडिंग, पैसे दिए थे.
Further, many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Diaz, who discovered the Cape of Good Hope. तो कई सारे ऐसे ब्रेव मैन थे जो इसकी तलाश में निकले और इसमें से एक का नाम दिया है, अंडरलाइन करो, बार्थोलोमेव डियाज, जिसने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया. With economic assistance from the King of Spain, underline, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route, which again came a stop at an island presently known as the West Indies, situated in the Atlantic Ocean. क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया की खोज में निकले थे, बट अल्टीमेटली वो एक आइलैंड पे जाके रुके और वो आइलैंड आज कौन से नाम से जाना जाता है? वेस्ट इंडीज़. कहाँ पर आया? तो अटलांटिक ओशन. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. उसके बाद कोलंबस भी वहाँ से निकले थे. कोलंबस ने भी एक नई लैंड खोज निकाली थी. उनको ऐसा लगा कि उन्होंने इंडिया को खोज निकाला, बट since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as अमेरिका. बट लेटर ऑन एक अमेरिकन सेलर ने ये प्रूव कर डाला डेट, सॉरी, अमेरिको वेस्पुशाई जो सेलर का नाम था, उसने ये प्रूव कर दिया डेट एक्चुअली जो नई लैंड उन्होंने ढूंढी थी वो अमेरिका था, नॉट इंडिया. नाउ सी, यू कैन सी द मैप ओवर हियर, द रूट्स. आई होप नाउ यू कैन प्रॉपरली सी इट. You can see the map. It is Portuguese. जो स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन है, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस लाइन. एक्चुअली पोर्टुगल से वो कहाँ गए थे? वो सी लिखा है, डेट इज़ कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की. यू कैन सी द लाइन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बिटवीन इराक एंड बगदाद, ईरान, देन कैलिकट, कोचिन. ओके, अब जब वो टर्की सी रूट कॉन्स्टेंटिनोपल जब क्लोज डाउन किया गया था, फिर वो कहाँ से कहाँ पर आए? तो लिस्बन से आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे मोज़ैम्बिक की, और वहाँ से वो लोग डायरेक्टली कहाँ पर आए थे? कोची. ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन फर्दर. नाउ एक्चुअली हु फाउंडेड द न्यू सी रूट टू इंडिया? आई नो ऑल ऑफ यू नो द आंसर. यस, इट इज वास्को दा गामा. The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498. To do underline this line, when he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the then King Zomorin and allowed to carry out business there. Actually, Vasco da Gama ultimately जब कैलिकट के कोस्ट पर पहुँचे तो वहाँ पे उनका स्वागत किया गया था, और ये किसने किया था? तो किंग ज़ोमोरिन ने, और उसके बाद उन्होंने उनको बिजनेस ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी. दस दिस इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज दिस ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियन टू कम. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी पूरी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से दरवाजे इंडिया के अंदर आने के खुल चुके थे. नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, now you can see the arrival of European to India, arrival of British and establishment of trade center. से वैसे देखा जाए बच्चों तो बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे देश में आए थे, पर सबसे इंटेलिजेंट जो थे ना वो एक ही थे, एंड डेट्स यू नो, ब्रिटिशर्स. द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. तो सबसे पहले कौन आया था? पोर्टुगीज. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. ये सारी टेरिटरी पोर्टुगीज़ ने एक्वायर कर ली थी. अब इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड, जब पोर्टुगीज़ इतने सक्सेसफुल रहे तो उनके पीछे पीछे कौन आया? डच. कहाँ से आए थे? हॉलैंड से. फिर कौन आया? डैनिश. कहाँ से आए थे? डेनमार्क से. अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड. द इंग्लिश ट्रेडर एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया. उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना ट्रेड सेटअप किया इंडिया में. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with Eastern country, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. But due to the dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But finally, the East India Company got permission from the Mughal Emperor. और वो कौन थे? तो ये रहा Jahangir, and thus the British East India Company established its first trade center, that is Kothi, in Surat in 1613 AD, and initially the company established a trade center in Surat, Bharuch and Ahmedabad. तो अल्टीमेटली आपने देखा कि पोर्टुगीज़, उसके बाद डच, डैनिश, ये सारे लोग एक के बाद हमारे देश में आए थे. उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, उनके जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो सबसे पहले अपना शिप पूरे भरकर सूरत लेके आए थे. पर वहाँ पे पोर्टुगीज़ ने काफ़ी उनके खिलाफ बोला, इसकी वजह से उनको परमिशन नहीं मिली थी.
अल्टीमेटली जब मुग़ल एम्परर जहांगीर से उनकी मुलाकात हुई तो मुग़ल एम्परर जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी, एंड दैट्स हाउ उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप किया था, सूरत में, इन विच ईयर, इन 1613 AD। और उसके बाद एक के बाद वो ट्रेड सेंटर सेटअप करे गए, एज यू कैन सी सूरत, देन भरूच, देन अहमदाबाद। नाउ but due to the strong presence of Maratha in the region, company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east direction, where they set up their center in Machilipatnam, that is in Andhra Pradesh, St. Joe, that's in Chennai, and Fort William, that's in Kolkata. Mumbai उनका headquarter बना in 1687। अल्टीमेटली मराठास का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और ब्रिटिशर्स को उनसे डेंजर महसूस हो रहा था, इसीलिए वो एक्चुअली कौन सी साइड चले गए, टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे एक के बाद एक उन्होंने डिफरेंट जगह पे अपने ट्रेड सेंटर सेटअप किए। नाउ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 AD। अल्टीमेटली 1668 में कौन हमारे देश के अंदर आया था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इवेंचुअली सेटअप द ट्रेड सेंटर्स एट माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मिसिलीपट्टनम, एक्सेट्रा। एंड इन द 18th the English and the French were constantly busy establishing their rule in entire world and conquering more territory। 18th century वो सेंचुरी थी जब ब्रिटिशर्स मतलब कि इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों अपनी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के पीछे लगे हुए थे। Between 1746 to 1763 there were 3 Mysore war between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of British East India Company। एक्चुअली मैसूर वॉर 3 बार हुए थे, किनके बीच में, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और ये तीनों वॉर के अंदर कौन जीता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसी के साथ अब ब्रिटिशर्स सबसे सुप्रीम में तौर पर इमर्ज हुए हमारे देश के अंदर। अब उनका कोई कॉम्पिटिटर भी हमारे देश में बचा नहीं था, जिसकी वजह से अब एक्सपांड करना उनके लिए बहुत ही आसान हो चुका था। Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karaichal, and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. Well, students, so let's stop here only. By the way, I hope that you might have enjoyed this lecture. Then also, if you have any question, any doubt, I myself, Kunal sir, you all students have my personal mobile number also. You can ask me any doubt, any question. Till that, tata, bye bye from Pramukh Classes. Stay home, stay safe.